हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के सॉल्यूशन। जी हाँ, इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और आज हमारी इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट और 17 तक कंप्लीट करेंगे। 17 तक आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो मैं 1 to 9 पहले ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और आने वाली वीडियोस मैं कंटिन्यू बनाता रहूँगा, तो उसका लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैंने हैश लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ है। तो यहाँ भी आपको हैश मिले तो समझ जाना कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 और इस डिटर्मिनेंट को हमें प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन को किया जाएगा, अगर हम 0 डिटर्मिनेंट को प्रूव करना चाहते हैं तो दो रोज़ या दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो तो वो 0 हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह की कंडीशन बनती नज़र नहीं आ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम सीधा इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ये जो डिटर्मिनेंट है उसको हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 1, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद आएगा माइनस कॉस सी। ओके, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपके पास कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस बी। करेक्ट, उसके बाद आपके पास कॉस बी यहाँ पर। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, रो को कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास कॉस सी कॉस ए और ये मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ कॉस बी। करेक्ट, चलिए थोड़ा इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी फार्मूलेज यहाँ यूज़ होने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन, है ना, स्क्वायर ए। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली, तो कॉस स्क्वायर सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ए कॉस बी कॉस सी। करेक्ट, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी हो जाएगा आपके पास कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो यूज़ होते हैं। एक फार्मूला होता है आपका कॉस ए प्लस बी साइन सॉरी कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले को लगाकर, तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आ सकता है या ये फॉर्मूला भी आ सकता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ए और बी का फॉर्मूला है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी यहाँ से ये लूँगा और साइन स्क्वायर ए यहाँ से लूँगा, यानी कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर सिर्फ मैं क्या करूँगा, साइन इन्वर्ट कर लूँगा, तो मेरा ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको यूज़ करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, तो यहाँ मैं माइनस साइन लूँगा। ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होगा और फिर मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस ए प्लस बी। करेक्ट, एंड कॉस ए माइनस बी, ये तो हो गया आपका। ठीक, ये माइनस कॉस स्क्वायर सी को ऐसे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर सी, और ये 2 टाइम्स हो गया आपका, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी कॉस सी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब एक फार्मूला, और फार्मूला नहीं है यहाँ पर, हमें गिवन है, और हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी कितना लिखा था, 0 के बराबर। यहाँ से a प्लस बी का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ जो है माइनस सी। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दूंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस कॉस और ये माइनस सी आ जाएगा। इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ कॉस ए माइनस बी का, तो ये होगा आपके पास कॉस ए कॉस बी, ये माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और हो जाता है साइन ए साइन बी। करेक्ट, चलिए उसके बाद हम इसमें से कॉमन लेते हैं कॉस सी। तो अगर मैं कॉस सी कॉमन लेता हूँ, पॉजिटिव साइड को पहले लिखता हूँ, तो हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी और यहाँ माइनस कॉस सी हो गया। करेक्ट, चलिए अब मुझे एक चीज़ और पता है, मैं यहीं नोट कर देता हूँ उसको भी, कि कॉस माइनस थीटा को हम लिखते हैं प्लस कॉस थीटा, तो इसका भी यूज़ हम यहाँ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस सी, तो माइनस कॉस सी हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, अब इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई भी कर, साथ साथ इसको मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे हम, ये कॉस सी हो गया, तो ये हो गया आपका कॉस सी और यहाँ पर भी कॉस सी है, तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं कॉस सी को, तो यहाँ से नेगेटिव भी कॉमन आ गया, तो ये नेगेटिव भी कॉमन आ गया, तो ये टर्म्स तो ऐसी रहेगी कॉस ए कॉस बी। ओके, और ये टर्म भी ऐसी रहेगी आपके पास साइन ए साइन बी। अब यहाँ से आपका जो नेगेटिव साइन गया है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कॉस चला गया तो ये जाएगा 2 ऑफ कॉस ए कॉस बी, यहाँ से नेगेटिव साइन गया तो ये प्लस हो जाएगा कॉस सी। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए, अगर अगेन एक फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट हो रहा है अंदर कि ये कॉस ए कॉस बी और ये भी कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ माइनस का सिंगल रह जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस, है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और यहाँ पर कॉस सी तो है ही ऑलरेडी। तो ये अगर मैं इसके अंदर से माइनस बाहर ले लूँ, ये तो मेरा माइनस पहले से बाहर है, यहाँ माइनस बाहर ले लूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, वो माइनस अगर यहाँ आ रहा है तो हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी। ओके, और ये हमारी टर्म है कॉस सी, ये इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब अगेन हमने लिखा था यहाँ पर कॉस ए प्लस बी को माइनस कॉस माइनस सी लिखेंगे, और जो क्या होता है कॉस सी के बराबर हो जाता है। तो माइनस कॉस सी, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, कॉस सी के बराबर, एंड दिस इज़ योर कॉस सी अगेन हेयर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इन ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ कॉस सी, है ना, इंटू ज़ीरो, और ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़ीरो, एंड दिस इज शुड बी आवर आंसर। ये राइट हैंड साइड है, तो बस इस तरह से हमारा प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है क्वेश्चन ये, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ऑफ लेंथ ए, स्मॉल ए उसकी लेंथ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये वर्टिसेस हैं उसके x1 y1 x2 y2 x3 y3, देन प्रूफ करना है कि जो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है इज इक्वल टू 3a रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं और उस ट्रायंगल की जो साइड है वो a है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है वो 3a रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले यहाँ दिखा देते हैं, मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, इसको शो करते हैं, थोड़ी सी इसकी एक फिगर हम बनाएं। तो इस तरह से है हमारे पास ये, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 हो गए, है ना, x2 y2 हो गए, और x3 y3 हो गए। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके। इसकी जो लेंथ है वो a है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी जो इसकी साइड्स होती हैं बराबर होती हैं। और हम ये जानते हैं इसका जो एरिया होता है ना, एरिया, तो एरिया जो होगा इसका वो होता है कितना, 3/4, है ना, √3/4 ए स्क्वायर, इसका ये एरिया होता है। तो एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो ये इसका एरिया हम जानते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ साइड ए इज़ √3/4 ए स्क्वायर, तो ये हमें मालूम होता है, पहले छोटी क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, हमने इस क्लास में एक और पढ़ा था डिटर्मिनेंट का यूज, जिससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे, तो वो क्या था, तो एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ वर्टिसेस, अगर हमें वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस x1 y1, है ना, और दूसरी वर्टिस आपकी x2 y2, एंड तीनों दी हुई हों, यानी x3 y3, ये तो हमें दी हुई हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, दैट एरिया, है ना, इज गिवन बाय डेल्टा, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2, और डिटर्मिनेंट की फॉर्म से उसको निकाल लेते थे हम। तो उसको निकालते थे हम ऐसे, x1 y1 1, x2 y2 1, एंड x3 y3 1, तो ये होता था एरिया। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, है ना, इस एरिया का स्क्वायर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/4, और ये हो जाएगा आपके पास x1 y1 1, x2 y2 1, एंड x3 y3 1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया तो 1/4 हो गया। तो ये मेरी इक्वेशन सपोज 1 हो गई, और मुझे ये मालूम है यहाँ पर, है ना, एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, अगर उसकी साइड ए है तो वो क्या होता है, उसको भी हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करें तो होता है √3/4 ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दें बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, 3/16 ए स्क्वायर। ओके, 3/16 ए स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें ना, तो डेल्टा स्क्वायर ये भी है, डेल्टा स्क्वायर यही, तो हम यहाँ कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से, है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, दैट कैन बी रिटन एज 1/4, और ये आपका x1 y1, x2 y2, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, x3 y3, दिस इज़ 1, इसका स्क्वायर है, और एक इसके सामने हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/16 ए स्क्वायर। तो ये 1/4 है, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, तो दैट इज़ इक्वल टू 3a। अच्छा, यहाँ पर क्या था, यहाँ जो था इसकी वैल्यू स्क्वायर थी, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये भी कितना हो गया, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो a की पावर 4, और नीचे कितना आ रहा है, 4। तो यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस ये प्रूव हो गया कि जो डिटर्मिनेंट है आपका x1 x2 x3,
ओके, दिस इज सेकंड कॉलम y1 y2 y3, दिस इज 1 1 1, इसका जो स्क्वायर है इज इक्वल टू 3/4 a की पावर 4. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. तो हैंस प्रूव्ड. दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. यहाँ भी मैंने हैश लगाया, थोड़ा ये भी क्वेश्चन जो है टफ है. इसमें हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के बराबर हो. ठीक है, तो चलिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ज़ीरो के बराबर प्रूफ करेंगे. थोड़ा सा इसको पहले हम एक्सपेंड करने से पहले सिंप्लीफाई करेंगे. तो मैं यहाँ पर 1 1 है तो उससे एक ज़ीरो तो क्रिएट कर सकता हूँ. यानी मैं C1 में इफ़ आई सब्ट्रैक्ट C2, ओके, यानी कॉलम 1 में कॉलम 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये मेरा डिटर्मिनेंट हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा -7, ये हो जाएगा 14, ये एज इट इज़ होगा. ओके, ये हो जाएगा आपके पास sin 3 थीटा, दिस इज़ cos 2 थीटा. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसका यहाँ पर फॉर्मूलों का यूज़ ज़रूर होगा. ठीक है, तो अब मैं इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ. तो 0 के अलोंग तो 0 ही हो जाएगा, 1 जो होगा वो आएगा माइनस साइन के साथ, और ये हो जाएगा आपके पास 14 एंड देन -14 cos 2 थीटा. करेक्ट. उसके बाद प्लस sin 3 थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये रो कॉलम छोड़ देंगे तो हो जाएगा 49, है ना, एंड -42, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. अब यहाँ पर 14 मैं कॉमन ले सकता हूँ तो -14 आ गया यहाँ पर. तो ये हो जाएगा 1 cos 2 थीटा. करेक्ट. यहाँ पर है हमारा 7, दिस इज 7 sin 3 थीटा. sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ रख देता हूँ. sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, ओके, -4 sin क्यूब थीटा, ये होता है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पर 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा. तो हो जाएगा 14 इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा. ओके, ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज़ 21 sin थीटा, एंड दिस इज़ -28, 7 4 जा 28 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से मैं एक तो माइनस कॉमन लेता हूँ, साथ में 7 और एक साइन थीटा भी आ रहा है सब में, तो उसको कॉमन ले लेता हूँ और इसको ऑर्डर में लिख देता हूँ. सबसे ज़्यादा पावर इसकी है तो ये हो जाएगा 4, ओके, साइन स्क्वायर थीटा. ये भी हो जाएगा आपके पास 28 होगा तो -7 कॉमन आएगा तो प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 4 साइन थीटा ओनली. ओके, और यहाँ पर ये हो जाएगा -3 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0. अब जो इक्वेशन आ गई ना, यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये दो फैक्टर्स हैं यहाँ पर, एक साइन थीटा, तो यहाँ तो या तो साइन थीटा जो है वो इक्वल टू 0 हो सकता है, या आपके पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, या तो ये 0 हो सकती है. तो यहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी कि थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है. तो पहले अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जो साइन थीटा कब इक्वल टू 0 होता है, दैट इज़ इक्वल टू 0 फॉर इक्वल टू पाई, यानी ये वैल्यू पाई के लिए होगी, है ना. तो n पाई, तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, n पाई के बराबर आ जाएगा, यानी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो थीटा की वैल्यू n पाई होगी यहाँ पर. ओके, और दूसरा ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें साइन थीटा के लिए तो ये हो जाएगा -b, तो -b यहाँ हो गया 4 प्लस माइनस √b², b² यानी कि हो जाएगा 16 -4ac, तो माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, तो 4 4 जा 64, सॉरी 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये 48 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई 2 a हमारा 4 है तो हो जाएगा 8. तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी -4 प्लस माइनस ये 64 होगा, 64 यानी 8 होगा डिवाइड बाई 8. तो एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन लेंगे. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं माइनस प्लस लेता हूँ तो हो जाएगा आपके पास 4/8, दैट इज़ 1/2. ओके, और दूसरा ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस अगर लेंगे तो -12/8 यानी -3/2 हो जाएगा. ठीक है, अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन. अब ये वैल्यू कब आती है, दैट इज इक्वल टू π/6 के लिए आती है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास n पाई, ओके, प्लस -1 रेज टू द पावर n एंड π/6. तो ये वैल्यू थीटा की यहाँ से ये भी आ सकती है और थीटा की वैल्यू एक यहाँ पर ये भी आ रही है, इसको ओवरलैप ही कर रही है. ठीक है, यहाँ से अगर लें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, नॉट पॉसिबल. अब आप कहेंगे पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो रेंज होती है साइन थीटा की जो वैल्यू आती है दैट शुड बी इक्वल टू -1
2 + 1 के बीच में आती है और ये -1 से छोटा है ना, -1.5 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक हमारा आंसर ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू और ये हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये डिटर्मिनेंट रहा, ये 0 के बराबर है। ओके, तो इसको क्या करें हम देखें ध्यान से, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें सॉल्व करने से पहले, एक्सपेंड करने से पहले, तो हम देखेंगे अगर हम सभी रोज़ को ऐड कर दें तो एक ही नंबर आएगा, या सभी कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं तभी एक ही नंबर आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, हम यहाँ लगा देते हैं, हम यहाँ कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो यहाँ वैल्यू जो हो जाएगी 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 12, एक x और एक x कट जाएगा तो ये जाएगा 12 + x। यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा आपके पास 12 + x और यहाँ भी ऐसे हो जाएगा आपके पास 12 + x। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा 4 + x। ओके, 4 + x, दिस इज़ 4 - x, 4 + x। ओके, दिस इज़ 4 + x एंड दिस इज़ 4 - x। तो सिंपल है। अब आपको ये पहले वाले जो तरीके से हमने सॉल्व किए थे डिटर्मिनेंट, वैसा नज़र आएगा कि हम एक कॉमन क्रिएट कर दें किसी कॉलम में या किसी एक रो में, तो उस कॉमन को हम बाहर ले लें, दैट इज़ 12 + x को हमने बाहर लिया तो हमारे पास 1 1 1 क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये हैप्पी मोमेंट, मतलब कि अब आसान हो जाएगा करना, 1 1 1 आ गया तो आगे हमें पता ही अब करना क्या है। तो 4 + x, दिस इज़ अगेन 4 + x, दिस इज़ 4 - x, 4 + x, दिस इज़ 4 + x एंड दिस इज़ 4 - x, एज इट इज़ लिख लिया इसको। अब मैं यहाँ 2 ज़ीरो क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं किस तरह से क्रिएट करूँ इसको, मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो ये भी इसको 0 कर देगा और ये भी इसको 0 कर देगा। ठीक है, तो एक ही बार में दोनों 0 हो जाएंगे, यानी मैं C1 में, है ना, C1 में C3 को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, ऐसा करने से हमारे पास जो 12 + x है बाहर, वो तो ऑलरेडी पहले से कॉमन है ही, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। करेक्ट। अच्छा, इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो 4 + x में से 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 2x, 0 0 2x। तो क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा और 4 4 कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे इसको भी 0 क्रिएट करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये भी 0 हो गया। अब इसको माइनस करने के लिए मेरे पास ये आ जाएगा -2x। ओके, ये माइनस करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x। ओके, ये एज इट इज़ रहेगा 4 + x एंड 4 - x। चलिए यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, अब एक्सपेंड करूँगा मैं इसको रो 1 R1 के लॉन्ग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 + x, तो इसको अगर हम करते हैं तो ये रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 = 4 और x² = 0, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, बस हमारे पास ये आ गया, हमारे पास 4x² और ये 12 + x = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से इजीली आ जाएगी। तो यहाँ तो या x की वैल्यू या तो 0 होगी यहाँ से, है ना, और या तो x की वैल्यू कितनी होगी -12। तो ये दो वैल्यूज़, दो आंसर आएंगे आपके x के, दैट इज़ 0 और x = -12। So this is your next question number 14. If A1, A2, A3 dash 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 A are in GP, then prove that the determinant, okay, this determinant है ना, is independent of R। कहने का मतलब ये डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है, जिसके अंदर ये A1, A2, A3 जो है एक GP बना रहे हैं, और हमें ये प्रूफ करना होगा कि उसके अंदर R नहीं आएगा, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ R होगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट सेम, ये इसी को हमें प्रूफ करना है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ R। तो यहाँ A1, A2, A3 है ना, A4 ये क्या है, एक GP बना रहे हैं। तो इस A1, A2, A3 में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशो। ठीक है, तो हम यहाँ ये लेट कर लेते हैं, लेट जो फर्स्ट टर्म है आपकी, फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं उसको कैपिटल A। ठीक है, और जो कॉमन रेशो है उसको भी हम मान लेते हैं, कॉमन रेशो को कैपिटल R। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, A हो गई, तो हम A1 की जगह A लिख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये हो गई। उसके बाद जो सेकंड टर्म आएगी वो आ जाएगी आपकी AR, उसके बाद R से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, R², ये हो जाएगी आपके पास A1, A2 और ये हो जाएगी आपके पास A3, इस तरह से सोन। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेम ही रेशो निकल कर आएगी, दैट इज़ R, इसलिए इसको बोलते हैं हम कॉमन रेशो। ओके, अब हमारे पास जो nth टर्म होती है, nth टर्म है ना, कोई भी एक रैंडम टर्म अगर आप निकालना चाहते हैं तो दैट इज़ AN, तो उसकी वैल्यू होती है आपकी इस केस के लिए AR⁻n-1, यानी जहाँ जो ये नंबर है उससे एक कम होगी। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज़ कर हम इन सभी टर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, देखिए दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब A
फर्स्ट टर्म, और आर प्लस वन इसमें एक कम कर देंगे हम, तो ए आर एक कम कर देंगे तो सिर्फ आर रह जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा ए आर, और यहाँ पर भी एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर प्लस फोर। यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा ए आर और आर की पावर आर प्लस एट। ओके, तो सब में एक एक कम कर कर हम इसकी nth टर्म से इन सब टर्म्स को लिख लेते हैं। तो ये जाएगा ए आर आर प्लस सिक्स, ये हो जाएगा ए आर आर प्लस टेन, एंड दिस इज ए आर आर प्लस फोर्टीन। ओके, नाउ थर्ड रो को लिख सकते हैं इस तरह से ए आर आर प्लस टेन, कैपिटल ए आर आर प्लस 16, एंड द लास्ट टर्म इज ए आर आर प्लस 20। ओके, अब आप देखें सभी रो में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सभी में ए आर है। अच्छा, ये जो ए आर है इस पूरे की जो पावर होगी ये इस तरह से होगी ए आर की पावर। ठीक है, तो ए तो सॉरी ए तो सभी में कॉमन आ रहा है तो ए तो आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आर सभी में आ रहा है तो आर की पावर सॉरी ये ए आर की पावर आर है तो ए आर की पावर आर कॉमन आ गया। ठीक है, और हम सेकंड रो में से ए कॉमन ले लेंगे और आर की पावर आर प्लस सिक्स कॉमन ले लेंगे, और थर्ड रो में से हम ए कॉमन ले लेंगे और आर की पावर आर प्लस 10 कॉमन लेंगे। ठीक है, ऐसा लेने से जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, यहाँ पर आपको कितना बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। यहाँ पर हमने ए कॉमन ले लिया और आर की पावर आर कॉमन ले लिया, तो आर की पावर कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पर बच जाएगा आर की पावर 4। ओके, इस तरीके से यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आर की पावर दिस इज़ अगर यहाँ से हमने एक कॉमन लिया आर चला गया, ए आर की पावर आर चला गया तो आर की पावर सिर्फ कितना बचा 8। ठीक है, इस तरह से यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर आर की पावर आर चला गया, 6 चला गया तो आर की पावर 4 रह गया। यहाँ पर आपका क्या हो गया आर, यहाँ पर आर की पावर 8 रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर आर की पावर 10 चला गया तो रह गया 6, और यहाँ पर आर और यहाँ पर भी 10 चला गया तो यहाँ पर रह गया 10। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दो रो हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ओके, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो ओवरऑल दिस मल्टीप्लाई 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या 0 आ जाएगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर पर ये डिपेंड नहीं करती इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ओके, सो हेंस प्रूव्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। शो दैट द पॉइंट्स a plus 5, a minus 4 and a minus 2, a plus 3 and the third point is a do not lie on a straight line for any value of a। यानी यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं और हमें ये पूछा है कि ये दो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में नहीं आते। ये हमें प्रूफ करना है, हमें शो करना है कि 3 पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन में नहीं आते। ठीक है, अगर आप जानते हो कि अगर 3 पॉइंट्स हैं सपोज़ हमारे पास इस तरह से और एक लाइन में नहीं है तो उनको अगर आप मिलाएंगे ज्वाइन करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका ट्रायंगल बनेगा और उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो अगर एरिया इसका आ गया तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं है, तो कॉलिनियरिटी के लिए इसका एरिया 0 होता है और हमें यहाँ प्रूफ ये करना है कि ये एक लाइन पर नहीं है, यानी इस डिटर्मिनेंट का जो एरिया होगा, ठीक है ना, दिस इज़ द एरिया फॉर्म्ड बाई ट्राइंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये दिए हुए हैं। ये हमें पॉइंट्स दिया हुए थे तो वही हमने यहाँ पर लिख लिए। तो अगर यहाँ पर ये पॉइंट्स होता है हमारा x1 y1 है ना, और दूसरा पॉइंट होता है हमारा x2 y2 और ये होता है x3 y3, तो हम जानते हैं जो इसका एरिया होता है ना, एरिया ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, तो वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, दैट डिटर्मिनेंट इज़ 1/2 है ना। और यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, इस डिटर्मिनेंट को जो सॉल्व करेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आएगा। अगर ये बाय चांस एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं है ना, मान लीजिए आपका एक ही पॉइंट पर तीनों आएंगे तो इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो हम सॉल्व करते हैं और उसको देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ इसमें से और इसमें से मैं a माइनस कर सकता हूँ, यानी r1 में से मैं क्या करता हूँ r3 को माइनस कर देता हूँ और R2 में से भी मैं यही करता हूँ कि R3 को माइनस कर देता हूँ। तो जो मेरा डिटर्मिनेंट है ना, तो यहाँ मुझे क्या निकालना है, हाफ ऑफ दिस, हाफ होगा तभी ये एरिया आएगा। तो ये हाफ यहाँ भूल गए थे, हाफ लिख लिया। अब इस डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये बच जाएगा 5
ये बचेगा -4, ये हो जाएगा आपका 0। ओके, यहाँ पर a माइनस करेंगे तो -2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a। ओके, और ये हो जाएगा 1। तो हम इस कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देंगे, मैक्सिमम 0 आते हैं, तो 0 0 के अलॉन्ग तो कुछ आएगा नहीं, तो ये जो है 1 के अलॉन्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया आपका 15, और ये माइनस दिस इज़ 8। ओके, तो ये जो वैल्यू आएगी 7/2, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब ये कुछ ना कुछ एरिया, इसका एरिया फॉर्म करते हैं। तो द कोऑर्डिनेट्स, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। हेलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा शो दैट द ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ द डिटर्मिनेंट, ओके ये रहा आपका डिटर्मिनेंट, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होता है। ओके, तो इस डिटर्मिनेंट को 0 हम लेकर चलेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये मैंने डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो जो R1 है इसकी, उसके अंदर आपको 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट होता है कि हम किसी रो में या किसी कॉलम में 1 1 1 आ जाए, तो हमें मालूम होता है कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। अब हम किसी भी जगह 2 0 आराम से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं C1 में एक ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ कि C1 माइनस C3 कर देता हूँ, 0 हो जाएगा ये। और दूसरा मैं C2 में भी ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, इसमें मैं C2 में से C3 माइनस कर देता हूँ। ओके, तो देखिए मेरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा फिर, अगर मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ पर तो हो जाएगा 0। ओके, क्योंकि यहाँ मैं 1 - 1 कर रहा हूँ 0। अब ये 1 प्लस कॉस C, इसमें से माइनस करूँगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा आपका कॉस A माइनस कॉस C। ओके, इसमें से भी हम देखें कॉस 1 प्लस कॉस B में से इसको माइनस करना है मुझे, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा 0, 1 - 1 0, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस B माइनस कॉस C। करेक्ट, यहाँ एज इट इज़ रहेगा 1, दिस इज़ 1 प्लस कॉस C। जो यहाँ पर ये टर्म है इसमें कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस A, इसमें से हम ये वाली टर्म माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर A, है ना, माइनस कॉस स्क्वायर C, इसमें से स्क्वायर वाली टर्म माइनस कर दी। इस तरीके से यहाँ लिख देता हूँ मैं बाकी, प्लस कॉस A माइनस कॉस C। ठीक है, अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर C, और प्लस यहाँ पर हमारा ये कॉस, यहाँ पर ये है आपका कॉस B, ये कॉस B है सॉरी, तो कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर C, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस B माइनस कॉस C। ठीक है, ये एज इट इज़ ही रहेगा कॉस स्क्वायर C प्लस कॉस C। ओके, दिस डिटर्मिनेंट एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम अगर इस R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने से पहले हम इसमें से पहले कुछ कॉमन लेना चाहेंगे। तो यहाँ से अगर हम कॉस A माइनस कॉस C कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस A माइनस कॉस C हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया C1 में से। ठीक है, और इस C2 में से हम कॉमन ले सकते हैं कॉस B माइनस कॉस C। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो टर्म आएगी है कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर C में से हम एक फैक्टर लेंगे इसका कॉस A माइनस कॉस C, वो कॉमन ले लेंगे, और ये भी हमारा कॉस A माइनस कॉस C है तो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, देखिए अब डिटर्मिनेंट में क्या बाकी बचेगा, ये 0 आएगा, यहाँ से चला गया तो ये तो 1 आ गया। अब यहाँ पर एक टर्म रह जाएगी आपकी कॉस A प्लस, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कॉस A, यहाँ रह जाएगा कॉस A प्लस कॉस C, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो वैल्यू है प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0 था, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन चला गया कॉस B माइनस कॉस C, तो 1 हो गया। और इसमें से भी अगेन फैक्टर बनेंगे, तो कॉस B माइनस कॉस C कॉमन चला गया, तो यहाँ रह जाएगा कॉस B, प्लस वाली टर्म रह जाएगी कॉस C, और यहाँ पर रह जाएगा आपका प्लस 1। ठीक है, और ये टर्म आपकी एज इट इज़ रहेगी 1 1 प्लस कॉस C, और ये कॉस स्क्वायर C प्लस कॉस C। ओके, ये हो गया एंड दैट इज़ इक्वल टू
0, और ये हमें किसके बराबर करनी है, 0 के बराबर करनी है। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो मैंने क्या बताया, R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो ये रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका cos A माइनस cos C, दिस इज cos B माइनस cos C। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो पहले ये आ जाएगा आपके पास cos B प्लस cos C प्लस 1, ये माइनस में लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा cos A माइनस cos C माइनस 1, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस cos C और माइनस cos C कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, cos A cos B माइनस cos A। तो हमारे पास एक है cos A माइनस cos C, ये फैक्टर बचा, cos B माइनस cos C, एक ये फैक्टर, और एक ये फैक्टर और आ जाएगा cos B माइनस cos A, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, इनमें से कोई भी फैक्टर 0 हो सकता तब होगा, यानी या तो हमारे पास हो सकता है cos A है ना माइनस cos C इज इक्वल टू 0, और cos B माइनस cos C इज इक्वल टू 0, और cos B माइनस cos A इज इक्वल टू 0, ओके। तो अगर हम माइनस माइनस टर्म को उधर ले जाएं तो cos A इज इक्वल टू cos C, और cos B इज इक्वल टू cos C, और cos B इज इक्वल टू cos A, ठीक है। तो यहाँ से क्या आता है हमारे पास, या तो A इज इक्वल टू C के बराबर होगा, B इज इक्वल टू C के बराबर होगा, और A इज इक्वल टू B के बराबर होगा, ठीक है। यानी सारे एंगल बराबर होंगे, तो सारे एंगल बराबर होंगे तो एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा ये, ओके। और इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होता है, तो बस हो गया कि हैंस हम लिख सकते हैं हैंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके, हैंस प्रूव्ड। सो द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट्स का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम 17, और ये इसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड ए इनवर्स, अगर हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है और बाद में शो भी करना है कि जो ए इनवर्स निकल कर आया दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3i डिवाइड बाई 2। तो इसके अंदर दो पार्ट है, तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर ए इनवर्स निकालने का है, और ए इनवर्स निकालने से पहले हम ये इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है, और ये देखेंगे कि एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ठीक है। तो बेटर है इसको निकालना भी पड़ेगा वैसे भी आपको इनवर्स निकालने के लिए। तो अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करें तो ये 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 आएगा, और दिस इज बिकम 0 एंड माइनस 1, ओके, दिस इज़ 1 माइनस 1, और उसके बाद प्लस 1 आएगा, इसको करेंगे तो 1 एंड माइनस 0, तो दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू ये हो जाएगी 1, और ये हो जाएगी आपकी प्लस 1, दैट इज़ इक्वल टू 2, और दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका ए इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, तो उसको निकाल सकते हैं। अब ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो डिटर्मिनेंट तो हम निकाल चुके हैं, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, तो एडजॉइंट ए होता है आपका कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो हमें पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैट्रिक्स ये है तो इसके कोफैक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले एलिमेंट्स हो गया आपका A11, तो इसका जो आपका कोफैक्टर आएगा दैट इज़, हम इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा, दिस इज़ -1, ये हो जाएगा आपके पास -1। देन A12 निकालेंगे, अच्छा ये माइनस साइन के साथ आएगा यहाँ माइनर, तो यहाँ पर ये वैल्यू छोड़ी हमने, इसके लिए निकाल रहे हैं, तो ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1 -1, तो माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा आपका +1। देन A13 निकालेंगे इस एलिमेंट्स के लिए, तो एक रो छोड़ा, एक कॉलम छोड़ा, तो 1 हो गया, तो ये सिंपली 1 आ गया, देखिए, ठीक है। अब निकालेंगे A21, तो A21 में आपका नेगेटिव माइनर आएगा, तो नेगेटिव लगाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, और ये रो छोड़िए, कॉलम छोड़ा, तो ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, तो माइनस माइनस अगेन ये हो गया आपका +1। देन A22 निकालेंगे, अब इसमें ये रो छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, तो 0 हो गया, ये -1 आ गया, तो -1 आ जाएगा आपका। A23 यानी इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, तो ये हो गया 0, ये हो गया -1, और ये माइनस ही होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, करेक्ट। नाउ लास्ट रो निकलेगी कोफैक्टर की, दैट इज़ 3 1, इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, तो 1 आ जाएगा आपका, ये हो गया 1। अब A32, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव विथ माइनर आता है, तो यहाँ नेगेटिव लिखेंगे, और इसकी बात हो रही तो ये रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, तो 0 हो जाएगा, -1 माइनस माइनस
1 होगा। ओके, नाउ लास्ट को फैक्टर दैट इज़ A33, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 0 और ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो इससे बनेगी हमारी, इससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज लिखेंगे। तो हमारा जो एडजॉइंट हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या होगा, ये जो रो है इसका हम कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो वो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी -1 1 एंड 1। इस सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 -1 1, और इस थर्ड रो का थर्ड कॉलम बन जाएगा दैट इज़ 1 1 एंड -1। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट। तो बस ए इन्वर्स निकाल सकते हैं यहाँ से, ए इन्वर्स। तो डिटर्मिनेंट क्या है इसका, 2 है, तो नीचे आ जाएगा 2 दैट इज़ 1/2। ओके, और ये हो जाएगा आपका -1 1 1, दिस इज़ 1 -1 1 एंड दिस इज़ 1 1 -1। तो ये हो गया हमारा इन्वर्स। तो पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, यानी आ गया, यानी ए इन्वर्स निकालना था, हम ए इन्वर्स निकाल चुके। अब हम ये चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या ए इन्वर्स के बराबर है या नहीं। पर इसके लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मैं पहले निकालूंगा यहाँ पर ए स्क्वायर, और इस डिटर्मिनेंट को यहाँ 2 बार लिखूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ ए स्क्वायर निकालते हैं पहले। तो ये है मेरा 0 1 1, दिस इज़ 1 0 1, दिस इज़ 1 1 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा 2 बार, तो 1 0 1 एंड दिस इज़ 1 1 0। तो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका रो बाय कॉलम। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 0 × 0 0। ओके, 1 + 1 तो 1 एंड +1, उसके बाद आ जाएगा 0 देन +0 देन 1। ओके, तो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा पहले, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड रो लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 1 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1। ओके, अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो 1 × 1 1 आ गया, 0 × 0 तो 0 आ गया, 1 × 1 तो ये भी 1 आ गया प्लस करके। ठीक है, अब 1 × 1 तो 1 आया, प्लस 0 तो ये 0 आ जाएगा, और 1 × 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा फिर अगेन +0, उसके बाद ये 1 देन 0 देन +0, ये हो जाएगा आपके पास 1 + 1 + 0। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स आएगी ए स्क्वायर। देखते हैं मैट्रिक्स क्या आ रही है। तो ये आ रही है आपकी 2, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। ओके, तो अगर यहाँ से अगर हम अच्छा ये ए स्क्वायर आ गया। अब हम यहाँ पर जो हमें लिखना था व्हाट इज़ ए स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए ज़रा, जो हमें प्रूफ करना था ए स्क्वायर -3i/2, ये निकालना था। तो ये 1/2 तो हम बाहर लेंगे और ए स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पर, दैट इज़ 2। ठीक है, ये इस तरह से लिखते हैं इसको। यहाँ ए मैट्रिक्स का ए का स्क्वायर हो गया, दैट इज़ 2 1 1। ओके, एंड 1 2 1 1 1 2, और इसमें से माइनस हो रहा है 3 टाइम्स ऑफ आई, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी 3 0 0 0 3 0 एंड 0 0 3। और अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ये माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, और मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो 2 में से गया, ये हो जाएगा -1 1 1, ये हो जाएगा 1 -1 1, और ये जाएगा 1 1 -1। तो आप देखेंगे कि जो ए स्क्वायर -3i/2 है बिल्कुल सेम है जो हमने ए इन्वर्स निकाला था, है ना। तो ये ए इन्वर्स के बराबर ही है, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया। तो मैं क्वेश्चन इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के मैं सारे कंप्लीट करूँगा, और आगे भी फर्दर जो चैप्टर्स हैं उसकी भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज में कंप्लीट की वीडियो बनाने वाला हूँ, कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को आपको पसंद आ रही हैं तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी पुश कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ तो वो आपको तुरंत उसकी वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।